हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है 10 क्लास के हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव। तो जिस चैप्टर का नाम है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में। जिसमें सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव। प्रश्न 1, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? क नंबर उत्तरी अमेरिका, ख नंबर दक्षिणी अमेरिका, ग नंबर यूरोप, घ नंबर पश्चिमी एशिया। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यह यूरोप में आते हैं। ग नंबर आंसर होगा। प्रश्न 2, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? क नंबर हैब्सबर्ग, ख नंबर आर्लिया वंश, ग नंबर बुर्बो वंश, घ नंबर जार शाही। लेकिन ये बुर्बो वंश जो पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। प्रश्न 3, मेजीनी का संबंध किस संगठन से था? क नंबर लाल सेना, ख नंबर कार्बोनेरी, ग नंबर फिलिक हेटारिया, घ नंबर डायट। लेकिन उत्तर में आपको आंसर होगा कार्बोनेरी। जो मेजीनी का संबंध किस संगठन से था, अगर आपको पूछे तो आप उत्तर में तुरंत जवाब देंगे कार्बोनेरी। बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है और बार बार पूछता है आपको, ध्यान रखिए। प्रश्न 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? नंबर क इंग्लैंड, नंबर ख रूस, नंबर ग ऑस्ट्रिया, नंबर घ परसा। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में था जो ऑस्ट्रिया था। ऑब्जेक्टिव में आपको ऑब्जेक्टिव में ऑस्ट्रिया मारना है। प्रश्न 5, काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? नंबर क सेनापति, नंबर ख फ्रांस में राजदूत, नंबर ग प्रधानमंत्री, नंबर घ गृह मंत्री। लेकिन काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने प्रधानमंत्री में पद दिया था। प्रश्न 6, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नंबर क सिपाही, नंबर ग किसान, नंबर ग जमींदार, नंबर घ नाविक। लेकिन गैरीवाल्डी पेशे से था नाविक। ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आता है, आपको बार बार पूछता है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, ये नाविक होगा। और इस चैप्टर में एक ऑब्जेक्टिव आपको ज़रूर पूछता है, तो ध्यान से मेरे चैप्टर को देखिएगा और मेरे वीडियो को देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। आपको पूरी चैप्टर हम पढ़ा के जाते हैं और जो आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न 7, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नंबर क लुई 18वां, नंबर ख नेपोलियन बोनापार्ट, नंबर ग नेपोलियन 3, नंबर घ बिस्मार्क। लेकिन जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, महत्वपूर्ण। प्रश्न 8, जाल बेरिन एक संस्था थी। नंबर क क्रांतिकारियों की, नंबर ख व्यापारियों की, नंबर ग विद्वानों की, नंबर ग पादरी संपांतों का। उत्तर में व्यापारियों की। जालबेरिन एक संस्था थी, ये व्यापारियों की। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। अब है प्रश्न 9, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? नंबर क मेजीनी, नंबर ख हिटलर, नंबर ग बिस्मार्क, नंबर घ विलियम। लेकिन यहाँ पे उत्तर में बिस्मार्क आपका आंसर होगा। जो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था क्वेश्चन में पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे बिस्मार्क आपको देना होगा। और ये ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछता है बिहार बोर्ड में, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? नंबर क 1864, नंबर ख 1866, नंबर ग 1870, नंबर घ 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी ये 1871 उत्तर में होगा। प्रश्न 11, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? नंबर क जर्मनी, नंबर ख यूनान, नंबर ग तुर्की, नंबर घ इंग्लैंड। तो यहाँ जो ज्ञान विज्ञान का हुआ ये यहाँ पे ख नंबर उत्तर होगा यूनान। प्रश्न 12, 1829 ईस्वी की
एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? नंबर क तुर्की, नंबर ख यूनान, नंबर ग हंगरी, नंबर घ पोलैंड। उत्तर में तुर्की होगा आंसर आपका। अब इस चैप्टर में प्रश्न है, जिसमें प्रश्न 1, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? तो उत्तर में हम आपको दिए हैं। 1 नंबर, मध्यम वर्ग का शासन पर असीम प्रभाव। नंबर 2, समाजवाद का प्रसार। नंबर 3, गीजो नामक कट्टर एवं प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री का विरोध। नंबर 4, लुई फिलिप की नीतियों का विरोध। ये था आपका कारण, जो आपको कारण दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? जिसमें उत्तर में हम आपको दिए हैं। ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किया जाने लगा, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और मेजिनी की हार हुई। धीरे धीरे इटली में जन जागरूकता और राष्ट्रीयता भी भावना बढ़ने लगी। जर्मन राज्यों में बढ़ते हुए विद्रोह को ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबाया। तो ये था इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, जो आपको हम उत्तर में दिए हैं। प्रश्न 3, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? उत्तर, नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम ने जब इटली पर अधिकार किया तो उसने छोटे छोटे राज्यों का अंत कर दिया। उसने रिगाओ, फेरारा, बोलोना तथा मेडेना को मिलाकर एक छोटे से गणराज्य की स्थापना कर दी थी। इसे ट्रांसपर्निका गणतंत्र कहा गया था। इससे वहाँ के लोगों ने राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। ये था यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। ये था आपका 3 नंबर क्वेश्चन, जो आपको हम बताए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बार बार पूछता भी है, इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न 4, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। उत्तर, गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक और मेजिनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया। इसके बाद सिसिली पर विजय पाई। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग आकर गैरिबाल्डी का समर्थक बन गई। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। बाद में उसने काबूल के परामर्श पर पोप पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर एमैनुअल को सौंप दिया। उसने विक्टर को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया और सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली राज्य कर दिया। ये था प्रश्न 4, जिसमें गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में बार बार पूछता है, तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में ज़रूर उत्तर दीजिए। प्रश्न 5, विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर, जनवरी 1830 ईस्वी में विलियम प्रथम प्रसा का शासक बना। वह साहसी, व्यवहार कुशल और योग्य सैनिक था। सिंहासन पर बैठते ही उसने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी और उसने जर्मन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ
बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अतः विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछता नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए आपको याद रखना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको 5 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन ये 30 से 40 शब्द में पूछता है। प्रश्न 1, ये लघु प्रश्न है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन में कहता है, इटली के एकीकरण में मेजीनी, काबूर और गैरीवाल्डी के योगदानों को बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत पूछता है आपको। उत्तर, मेजीनी काबूर का योगदान। मेजीनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेटरनिक युग के पतन के बाद भिन्न परिस्थिति में इटली में मेजीनी का प्रभाव हुआ। इसका योगदान निम्न है। उसने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया और युवा शक्ति में विश्वास करता था तथा वह करता था कि यदि समाज की क्रांति नाली है तो विद्रोह का नेतृत्व युवकों के हाथों में दे दो। यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से युक्त कर उसका एकीकरण करना था। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। इससे युवाओं में एकता का सूत्रपात हुआ और 2 वर्षों के भीतर यंग इटली के सदस्यों की संख्या 60,000 तक पहुंच गई। अग्रराष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजीनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। वहां से अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करता रहा। इटली के एकीकरण में उसे बैग बम्बर कहा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गैरीवाल्डी का योगदान, काबूर का योगदान। आपको योगदान पूछ रहा है तो हम आपको योगदान दिए हैं। गैरीवाल्डी को इटली का जलवार कहा जाता है। उसने लाल कुर्ती नामक नवयुवकों का एक संगठन कायम किया। इसकी सहायता से उसने 1860 ईस्वी में नेपाल के राजा को पराजित किया। बाद में सिसिली और पोप को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद गैरीवाल्डी ने अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर एमुनियल को सौंप दिया और विक्टर को इटली का राजा घोषित कर दिया। पिडमोंट सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली राज्य कर दिया गया। तो ये था आपको गैरीवाल्डी का योगदान और काबूर का योगदान पूछ रहा था, जो हम आपको बताए हैं। लेकिन अब इसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपको बताया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर में और समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये था आपका जो हम आपको बताए शॉर्ट क्वेश्चन में, लेकिन अब लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए। प्रश्न 2, जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपको पूछता है बहुत बार। उत्तर, 1848 ईस्वी में क्रांति के बाद यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी का एकीकरण क्रांतिकारियों के प्रयत्न से नहीं होना था। उसका एकीकरण एक सैन्य शक्ति प्रधान साम्राज्य के रूप में शासकों द्वारा होना था और इस कार्य को पूरा किया बिस्मार्क ने। जनवरी 1830 में विलियम प्रथम प्रथा का शासक बना और उसने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क प्रशा ने नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, पर ऑस्ट्रिया उसका विरोध कर रहा था। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। उसने अपने देश में अनिवार्य सेना या सैन्य सेवा लागू कर दी। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रशा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण प्रशा ऑस्ट्रिया से किसी मायने में कम नहीं रह गया। तब बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध कर जर्मनी की एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है
आप आंसर को देखिएगा और समझिएगा। प्रश्न 3, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। उत्तर, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता की वाहक बनती है। राष्ट्रवाद के उद्देश्य के कारण निम्न है। नंबर 1, यूरोप में पुनर्जागरण के कारण कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि पर गहरा प्रभाव पड़ा और लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुई, जिसने राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया। नंबर 2, फ्रांस की राज्य क्रांति। इसने राजनीति को अभिजातीय वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वधारण की वस्तु बना दी। नंबर 3, नेपोलियन का आक्रमण। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसके वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विपक्ष भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1854 से 15 में एकत्र हुई, जिसका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों के अस्त व्यस्त कर दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसमें हम आपको बताए हैं। ध्यान से देखिए और कमेंट्स में बताइए नहीं समझ में आए तो। प्रश्न 4, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। उत्तर, चार्ल्स दसम एवं निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिंगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोलिंगनेक ने लुई 18वें द्वारा स्थापित समाज नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकारों से आभूषण या आभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उत्तरवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन में एवं दूसरे उत्तरवादियों ने पोलिंगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दसवां ने इस विरोध की प्रतिक्रिया रूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जुलाई से गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इसके साथ ही चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी को त्याग कर इंग्लैंड चला गया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया और अर्लेयस वंश के लुई फिलिप को सत्ता प्राप्त हुई। प्रश्न 5, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। उत्तर, यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। फलतः तुर्की शासन के स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का प्रयास था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उद्यत थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी।
इधर रूस भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। ये था आपका प्रश्न 5, जो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे, जो हम आपको दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो दोस्तों समझिएगा। यूनान में स्थित तब विस्फोटक बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया गया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चीप सिलांटी के नेतृत्व में यूनान ने विद्रोह शुरू हो गया, परंतु वह मेटरनिक के दबाव में खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। परंतु जब जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में व्यवस्था करेंगे। फ्रांस का राजा चार्ल्स 10 भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देशों की सेना नावार्नियों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। युद्ध में तुर्की की सेना पराजित हुई और अंततः 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात हुई। परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बावेरिया के शासक ऑटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया गया। ये था आपका प्रश्न, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो लॉन्ग क्वेश्चन था, जिसमें हम आपको उत्तर दिए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए टाइम। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, रक्त और तलवार की नीति किसने अपनाई? उत्तर, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई। प्रश्न 2, अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया? अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद की नई व्याख्या की, जिसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। प्रश्न 3, वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? उत्तर, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी द्वारा फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई। प्रश्न 4, जर्मन राइन राज्य महासंघ की स्थापना किसने की? उत्तर, जर्मन राइन राज्य महासंघ की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की। प्रश्न 5, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? उत्तर, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। ये था आपका प्रश्न, जो छोटा है, लेकिन अब आएगा अति। प्रश्न 6, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। प्रश्न 7, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई? इसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण की योजना बनाना था। इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था, जिसे संसद के नियंत्रण में काम करना था, तथा जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना था। लेकिन जब पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो एंसेंबली भंग हो गई। जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सका। तो ये था बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम आपको बताए हैं।
प्रश्न 8, अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया? उत्तर, फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी। उनके अनुसार राष्ट्रीय सम्मान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। राष्ट्रवाद के लिए अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्रीय एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रश्न 9, फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ? उत्तर, फ्रांसीसी निर्माण क्रांति के बाद पुरातन युग का अंत हुआ और नए आधुनिक युग का आरंभ हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्र का निर्माण राष्ट्रवादी विचारों के आधार पर हुआ। निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ और प्रजातंत्र की स्थापना की गई। मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा कर सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित की गई। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के सिद्धांत पर राष्ट्र का निर्माण किया गया। प्रश्न 10, उदारवादी राष्ट्रवाद को किस रूप में देखते हैं? उत्तर, उदारवादी राष्ट्रवाद को आज़ाद के अर्थ में देखते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी की बराबरी, निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संविधान और प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, निजी संपत्ति की सुरक्षा, प्रेस की आज़ादी, आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार आदि राष्ट्रीय से संबंधित विचार के समर्थन को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको हम बताए हैं। ये क्वेश्चन नहीं पूछता है लेकिन आपको नॉलेज के लिए याद करना होगा। अब ये है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुत लंबा होगा। प्रश्न 1, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? उत्तर, फ्रांसीसी क्रांतिकारी आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य के लिए पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों ने एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। तो ये था आपका लघु प्रश्न जो आपको उत्तर में हम दिए हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है। देखिए और समझिए, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। प्रश्न 2, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों और परिणामों का उल्लेख करें। उत्तर, यूनान एक प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र था। इसका अतीत गौरव में था। पुनर्जागरण काल में यूनानी सभ्यता संस्कृति अनेक राष्ट्रों के लिए प्रेरणादायक बन गई, लेकिन 15वीं शताब्दी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। इस साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न भाषा, धर्म और नस्ल के निवासी थे। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के प्रति उनमें लगाव की भावना नहीं थी, क्योंकि उन्हें तुर्की ने अपने साम्राज्यों में आत्मसात करने का प्रयास नहीं किया। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन में निम्नलिखित कारण थे। 18वीं सदी के अंतिम चरण तक यूनान में राष्ट्रवादी भावना बलवती होने लगी। नेपोलियन के युद्धों और वियना कांग्रेस ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। राष्ट्रवादी भावना के विकास में धर्म की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। 18वीं शताब्दी के अंत में यूनान में बौद्धिक आंदोलन भी हुआ। करेनिस नामक दार्शनिक ने यूनानियों में राष्ट्र प्रेम की भावना का विचार या प्रचार किया। कॉन्स्टेंटाइन रिगास नामक का एक नेता ने गुप्त समाचार पत्रों का प्रकाशन कर यूनानियों ने
तुर्की से स्वतंत्र होने की भावना प्रज्वलित की? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के निम्न परिणाम हुई। यूनानियों ने लंबे और कठिन संघर्ष के बाद ऑटोमन साम्राज्य के अत्याचारी शासन से मुक्ति पाई। यूनान के स्वतंत्रता और संप्रभु राष्ट्र का उदय हुआ। यद्यपि गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उद्देश्य से मेटरनिक प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। यूनानियों के विजय से 1830 की क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली। बोस्कन क्षेत्र के अन्य ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ी। प्रश्न 3, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? इसका क्या परिणाम हुआ? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के प्रयासों का फल था। उसने अपनी कूटनीति और सैनिक शक्ति के सहारे जर्मनी का एकीकरण किया। वह पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, अतः उसने पर्सा को सैनिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया। जर्मनी को एक सूत्र में बांधने के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। उसका विचार था कि जर्मनी के एकीकरण में सफलता राजकुमारों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, न कि लोगों द्वारा। बिस्मार्क के जर्मन एकीकरण का उद्देश्य 3 युद्धों द्वारा पूर्ण हुआ, जो 1864 से 1870 के 7 वर्ष के अल्प समय में लड़े गए। जर्मनी के एकीकरण में पर्सा के राजा विलियम प्रथम का बहुत हाथ रहा। बिस्मार्क ने नीतियों के परिणाम स्वरूप यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। प्रश्न 4, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो इस क्वेश्चन आपके बोर्ड में कई बार पूछा है, जिसमें आपको ध्यान से देखना चाहिए। उत्तर में हम आपको दिए हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ फ्रांस में हुई। फ्रांसीसी क्रांति के प्रारंभ के साथ ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले अनेक कार्य के लिए नंबर 1, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों के द्वारा संयुक्त समुदाय के रूप में से फ्रांसीसियों ने एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया। नंबर 2, एक नया संविधान बनाकर सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया गया। नंबर 3, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राज्य ध्वज की जगह ले ली। नंबर 4, राष्ट्र के नाम पर एकजुटता के लिए राष्ट्रभक्ति गीत एवं राष्ट्रगान अपनाया गया। नंबर 5, पुरानी संस्था स्टेटस जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों को समूह द्वारा किया गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नंबर 6, पेरिस की फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया। नंबर 7, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। नाप तोल के लिए एक तरह की व्यवस्था की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें आपको बार बार पूछता है, लेकिन आपको ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए। आगे देखिए। प्रश्न 5, नेपोलियन की राष्ट्रवाद के विकास में क्या भूमिका थी? उत्तर, नेपोलियन बोनापार्ट 1789 से 1821 ईस्वी ने अपने शासनकाल में राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए अनेक सुधार संबंधी कार्य किए। नंबर 1, नेपोलियन ने विशेषाधिकार तथा आर्थिक असमानता को दूर कर समानता की स्थापना की। नंबर 2, करों में समानता स्थापित की गई। नंबर 3, नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियन संहिता लागू कर कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार दिया। नंबर 4, देशभक्तों, विद्वानों और कलाकारों को
सम्मानित करना प्रारंभ किया। नंबर 5, नेपोलियन ने एक समान शुल्क, समान मापतोल प्रणाली और एक मुद्रा के द्वारा राष्ट्र को संगठित करने का प्रयास किया। नंबर 6, नागरिकों की संपत्ति संबंधी अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की। नंबर 7, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। नंबर 8, सम्मति व्यवस्था समाप्त कर किसानों को भू दासत्व से मुक्ति दिलाया। नंबर 9, नेपोलियन राष्ट्र निर्माण में शिक्षा को महत्वपूर्ण मानता था, अतः शिक्षा प्रणाली की पुनर्व्यवस्था की। सेकेंडरी स्कूल तथा विश्वविद्यालयों से शिक्षित होने के कारण विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति जैसे राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। नंबर 10, उसने कई धार्मिक सुधार किए, चर्च की संपत्ति को जब्त किया और उस पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अनेक सुधारों द्वारा फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना का विकास किया, जिससे प्रेरणा लेकर यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रवादी भावना जागरूक हुई। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये लंबा क्वेश्चन होगा, जिसमें प्रश्न 1, यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की अहम भूमिका रही। कला, साहित्य और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। इसके कई उदाहरण हमें फ्रांस, इटली, यूनान और जर्मनी में देखने को मिलते हैं। राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रसार कलाकारों, विचारों, साहित्यकारों, कवियों, संगीतकारों आदि के संस्कृति को आधार बनाओ किया। इसके निम्नलिखित उदाहरण यूरोप में देखने को मिलते हैं। नंबर 1, फ्रेडरिक सारियू का कल्पनादर्श। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने एक कल्पनादर्श की रचना अपने चित्रों के द्वारा की, जिसमें आदर्श समाज की कल्पना की गई। इन चित्रों में विभिन्न राष्ट्रों की पहचान कपड़ों और प्रतीक चिन्हों द्वारा एक राष्ट्र राज्य के रूप में की गई। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीयता के विकास में सारियू की कल्पना दर्श ने प्रेरणा का काम किया। कलाकारों ने मानवीय रूप में राष्ट्र को प्रस्तुत किया। राष्ट्र की कल्पना नारी रूप में की। फ्रांस में मारियान को एक जर्मेनिया को राष्ट्रवाद के प्रतीक रूप में नारी का चित्रांकन हुआ। नंबर 2, रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशिष्ट प्रकार के राष्ट्रवाद का प्रचार किया। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के मानदंड की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर अधिक बल दिया। उनका प्रयास था कि सामूहिक विरासत और संस्कृति को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। नंबर 3, लोक परंपराएं। जर्मनी के चिंतक योहान गांटफ्रीड का मानना था कि सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की भय अभिव्यक्ति लोकगीतों, लोक नृत्यों और जनकाव्य से प्रकट होती थी। इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए इनका संकलन आवश्यक था। निरक्षर लोगों में राष्ट्रीय भावना संगीत, लोककथा के द्वारा जीवित रखी गई। कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया। नंबर 4, भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को
जबरन लादा गया। 1831 के पोलिश विद्रोह को यद्यपि रूस के कुचल दिया, परंतु राष्ट्रवाद के विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। धार्मिक शिक्षा और चर्च में पोलिश भाषा का व्यवहार किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि पादरियों और बिशपों को दंडित कर साइबेरिया भेज दिया गया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। प्रश्न 2, 1848 में उदारवादी क्रांतिकारियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को बढ़ावा दिया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर, यूरोप में 1848 का वर्ष क्रांतियों का वर्ष था। इस वर्ष फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, पोलैंड, जर्मनी आदि देशों में क्रांतियाँ हुई। इन क्रांतियों के होने में अनेक परिस्थितियों ने योगदान किया। नंबर 1, निरंकुश शासकों का निकम्मा शासन। नंबर 2, यूरोप की आर्थिक दशा शोचनीय। नंबर 3, राजनीतिक जीवन अस्थायी। नंबर 4, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास। नंबर 5, सामाजिक विदेश। नंबर 6, राजनीतिक दलों द्वारा प्रजा में उत्तेजनात्मक भावना जागृत करना। 1848 की क्रांति का यूरोपीय देशों की सरकार द्वारा दमन कर दिया गया और इसे आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई, परंतु इसे पूर्ण रूप से असफल भी नहीं कहा जा सकता। इस क्रांति से यूरोप की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। उदारवादी क्रांतिकारियों की 1848 की क्रांति का अर्थ था राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की स्थापना। इसके बाद उदारवादी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित विचारों को बढ़ावा दिया। उदारवादियों ने जनता के असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र के निर्माण की मांगों का आगे बढ़ाया। यह राष्ट्रीय राज्य, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। उदारवादी क्रांतिकारियों द्वारा सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित जनप्रतिनिधि सीमाओं के निर्माण, भूदास और बंधुआ मजदूरी की प्रथा समाप्त करने की मांग की गई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की मांग बढ़ने लगी। उदारवादी मध्य वर्ग के स्त्री पुरुष ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। इसी समय समाजवादी, साम्यवादी विचार का प्रचार उदारवादियों द्वारा की गई। 1848 में खाद्य सामग्री का अभाव तथा बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इस संकट के समाधान के लिए उदारवादी क्रांतिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। प्रश्न 3, इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को इंगित करें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर, इटली का एकीकरण 4 चरणों में पूरा हुआ। आरंभिक चरण में इटली के एकीकरण के पैगंबर मेजिनी का महत्वपूर्ण योगदान था। विक्टर एमोनियल के शासनकाल से इटली के एकीकरण का वास्तविक प्रयास आरंभ हुआ, जिसमें काबूर और गैरीवाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। इटली के एकीकरण के 4 चरण निम्नलिखित है। नंबर 1, ज्यूसेपे मेजिनी के नेतृत्व में मेजिनी गणतंत्रात्मक दल का नेता था। उसने अपने निर्वासन काल में गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए यंग इटली नामक और यंग यूरोप की स्थापना की थी। यद्यपि इटली के एकीकरण के लिए 1831 तथा 1848 में 2 क्रांतिकारी प्रयास किए गए थे, परंतु वे दोनों असफल रहे। नंबर 2, काउंट काबूर के नेतृत्व में काबूर 1858 में पीडमोंट का मंत्री प्रमुख था। उसका मुख्य लक्ष्य ऑस्ट्रिया से इटली के
उद्धार को प्रभावित करना था। वह ना तो क्रांतिकारी था और ना ही गणतंत्रवादी, परंतु इसे इटली का वास्तविक निर्माता माना जाता है। उसने फ्रांस के साथ एक चतुर कूटनीतिक गठबंधन कायम किया और इसके माध्यम से 1859 में ऑस्ट्रिया सेवाओं को परास्त करने में सफलता प्राप्त की। नंबर 3, गैरिबाल्डी के नेतृत्व में गैरिबाल्डी लाल कुर्ती नामक क्रांतिकारी आंदोलन का नायक था। 1860 में उसने दक्षिणी इटली तथा 2 सिसिलियों की राजधानी में पदयात्रा की और स्थानीय कृषकों का समर्थन प्राप्त कर स्पेन के शासकों को हटाने में सफल हुआ। नंबर 4, विक्टर एमोनियल द्वितीय 1861 में रोम और वेनेसिया को छोड़कर समस्त इटली की इतालवी संसद के प्रतिनिधि तुरीन में एकत्र हुए और उन्होंने इटली के राजा के रूप में विक्टर एमोनियल द्वितीय को विधिवत रूप से स्वीकार किया। 1870 में विक्टर एमोनियल ने रोम पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। 1875 में रोम को इटली की राजधानी बनाया गया। प्रश्न 4, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर, जर्मन का एकीकरण निम्न प्रकार हुआ। नंबर 1, 1848 की फ्रैंकफर्ट संसद। पर्सा ने नरेश फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के नेतृत्व में फ्रैंकफर्ट संसद ने जर्मनी के एकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए, परंतु वे असफल रहे। यद्यपि जर्मन लोगों ने 1848 के पहले ही राष्ट्रीयता की भावना जागरूक हो चुकी थी। राष्ट्रीयता की भावना मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में बहुत अधिक है। नंबर 2, पर्सा के नेतृत्व में एकीकरण राष्ट्र निर्माण की इस उदारवादी विचारधारा को राजशाही और फौजी ताकतों के विरुद्ध कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जिन्हें पर्सा के कड़े बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन दिया। उसके बाद पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। पर्सा का प्रधानमंत्री ओटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। नंबर 3, बिस्मार्क का योगदान। बिस्मार्क पर्सा के उन महान सपूतों में से एक था जिसने सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी के एकीकरण का उत्कृष्ट प्रयास किया। उसका मानना था कि जर्मनी के एकीकरण में सफलता राजकुमारों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, ना कि लोगों द्वारा। वह पर्सा के जर्मनी में विलय द्वारा नहीं, बल्कि पर्सा के जर्मनी तक विस्तार के रूप में द्वारा इस पर उद्देश्य को पूरा करना चाहता था। नंबर 4, 3 युद्ध। बिस्मार्क के जर्मन एकीकरण का उद्देश्य 7 वर्ष में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों द्वारा पूर्ण हुआ, जो 1864 से 1870 के बीच लड़े गए। नंबर 5, जर्मनी के एकीकरण की अंतिम प्रक्रिया उपर्युक्त युद्धों का परिणाम पर्सा की जीत के रूप में आया, जिससे एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 18 जनवरी 1871 में वर्सिये में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया और नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न 5, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में भिन्न था, स्पष्ट करें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी है। उत्तर, ब्रिटेन में राष्ट्रीय राज्य का निर्माण किसी क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि शांतिपूर्वक संसद के माध्यम से हुआ। अतः ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास यूरोप के शेष देशों से भिन्न था। इसके कई कारण थे। नंबर 1, 18वीं शताब्दी के पहले ब्रिटेन राष्ट्र नहीं था। ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले निवासी अंग्रेज, वेल्स,
स्कॉटिश का या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय थी। इस सभी की अपनी अपनी अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं। नंबर 2, ब्रिटिश राष्ट्र की राजनीतिक शक्ति और आर्थिक समृद्धि में जैसे जैसे वृद्धि हुई वैसे वैसे वह द्वीप समूहों के अन्य राष्ट्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हुए वहाँ आंग्लीय संस्कृति का विकास किया। नंबर 3, एक लंबे संघर्ष के बाद 1688 में रक्तहीन या गौरवपूर्ण क्रांति के माध्यम से समस्त शक्ति आंग्ल संसद के हाथों में आ गई। संसद के द्वारा ब्रिटेन में राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हुआ जिसका केंद्र इंग्लैंड था। नंबर 4, स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर प्रभाव स्थापित कर इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के साथ 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। नंबर 5, ब्रितानी पहचान के विकास के लिए स्कॉटलैंड की खास संस्कृति एवं राजनीतिक संस्थाओं को दबाया गया। उन्हें अपनी गौलिक भाषा बोलने वाले अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने से रोका गया। अनेकों स्कॉटियों को अपना वतन छोड़ने को बाध्य किया गया। यूरोप में राष्ट्रवाद नोट्स, जो बहुत महत्वपूर्ण है नोट्स, ये नोट्स को आप ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर में, जो हम अलग से आपको नोट्स बना के दिए हैं। पॉइंट 1, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति, तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापना या स्थापित किया। 28 जून 1830 ईस्वी में फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। परिणामतः चार्ल्स एक्स फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार बुर्बो वंश के शासक का अंत हो गया। बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियस वंश को गद्दी सौंपी गई। लुई फिलिप उसका शासक बना। 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मैजिनी, काबूर, गैरीवाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमोनियल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। 1871 में ही जर्मनी का एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में पाया, जिसमें जालबेरिन बिस्मार्क की भूमिका मुख्य थी। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से प्रारंभ हो चुका या परंतु उन्नत रूप में 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से प्रकट हुई। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई। वियना कांग्रेस 1815 का मुख्य उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वियना सम्मेलन में शामिल हुए देशों में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया मुख्य थे।
गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांसीसी क्रांति की देन थी उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का अंत कर दिया। विलियम प्रथम प्रशा का शासक था जिसने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने दिया। ऑस्ट्रिया एवं प्रशा के बीच 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आता है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब में देखते हैं तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक में देखते हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो ध्यान से अगर दोस्तों मेरा साथ दीजिएगा।